नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया था, उसको लेकर बिहार सरकार लगातार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन मामला दूसरा हो गया। वो फिर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर चली गई, जिसकी सुनवाई कल मतलब 19 तारीख को है। क्या होगा नहीं होगा ये बात का मामला है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक दलों में जो उठापटक जारी है, जहां विरोधी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये षड्यंत्र है, उनके चलते हो रहा है, उसी तरह जदयू और राजद का ये कहना है कि भाजपा और उनके लोगों द्वारा मतलब एक दूसरे पर छींटाकशी लगातार चल रही है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी, हम स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। और साथ में हैं समाजसेवी और इन चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब सबसे पहले हम शंभुनाथ सिकारिया जी से पूछेंगे कि वर्तमान में नगर निकाय चुनाव के रुकने पर दलों में जो आपसी उठापटक चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे सस्ता कौन है तो जनता, और सबसे महंगा कौन है तो कुर्सी। तो यह किस्सा कुर्सी का है। हर व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लिए परेशान है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पिछली सरकार किसकी थी तो जदयू और भाजपा की। उसका मुखिया कौन था? उस सरकार में नगर विकास विभाग और कानून मंत्रालय भाजपा के जिम्मे था। अब की सरकार किसकी है तो जदयू और राजद की। उसका मुखिया कौन था? दोनों के मुखिया एक थे। तो अब की सरकार में कानून मंत्रालय और नगर विकास राजद के जिम्मे है। ये परिस्थितियां उत्पन्न कैसे हुई? यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का 2021 के मार्च का है, और उसके बाद नगर पंचायत चुनाव हुए। पंचायत के चुनाव में यह बातें क्यों नहीं सामने आई? इसमें दो ही बात हो सकती है ना। क्या तो ये समझा जाए कि विवेक से आरक्षण को देते हुए वर्तमान में फैसला सरकार ने लिया, या ये समझा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अनदेखी कर यह फैसला लिया गया। आज की सरकार में यह परिस्थिति कैसे पैदा हुई? अगर आपाधापी नहीं माचती तो यह परिस्थिति नहीं आती। चुनाव बहुत ही पंचायत की तरह ढंग से हो जाता है, परंतु परिस्थितियां क्या है कि नीतिगत मामले लेने और सोचने की क्षमता नहीं है। इनकी बारीकियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहाँ आदेश दिया? उस असंतुष्ट व्यक्ति की याचिका पर आदेश दिया जिसके क्षेत्र को आरक्षित और अनारक्षित करने में आपने भूमिका निभाई। यदि आप अपने विवेक से सरकार काम करती तो आरक्षित और अनारक्षित सीटों करने के बाद अगर एक मौका दे दिया जाता कि इस पर आपत्ति दी जाए तो वो आपत्ति पड़ जाती। उस आपत्ति के बाद भी अगर निर्णय नहीं हो पाता तो जो व्यक्ति न्यायालय में गया था उससे यह बात बुलाकर समझौता हो जाती कि भाई अब आप अपनी बात को जो रख रहे हैं उसके पक्ष में आप दीजिए, सरकार उस पर निर्णय ले लेती, तो यह मामला इतनी दूर तक जाता ही नहीं। तो परिस्थितियां क्या है कि जब जानकारी का अभाव हो तो एक दूसरे पर लांछन लगाते रहिए, और सबसे सस्ती जनता है जिसको आप गुमराह करते रहिए। अगर विवेक की बात आप कर रहे हैं तो विवेक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा
तो उसको मानना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो 2010 का है और उसके बाद फिर बाद में आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद भी इतने लंबे समय, लगभग 13 वर्ष के तक सरकारों ने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की, ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया? देखिए, रिजर्वेशन विभिन्न राज्यों में एक ऐसा लुक्रेटिव शब्द है जो वोट बटोरती है, और यह एक लोभ है, और इससे चुनाव में नेताओं को, पार्टियों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जिनको आरक्षण मिलता है उस वर्ग में खुशी होती है, और उस वर्ग के लोग सरकार को अपना हितैषी मानते हैं, उस पार्टी को अपना हितैषी मानते हैं और उसके पक्ष में वोट करते हैं। आरक्षण भारतीय संविधान में जिस नियत से दिया गया था, जो निर्णय हुआ था, उसमें कुछ दूसरी बातें कही गई थी, और इसका स्वरूप बदल करके आज 70-75 वर्षों में बदलता गया है। वर्तमान जो मुद्दा है, जिस पर बिहार के सड़कों पर, कस्बों में, गांवों में, शहरों में ये भाजपा और ये राजद और जेडीयू, ये लोग अलग अलग बैठकें आयोजित कर, धरना दे करके और एक दूसरे पर लांछना लगा रहे हैं कि जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस आरक्षण को नहीं देना चाहते थे, लागू नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ऐसा जो है सो आज यह समय कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का निर्णय हुआ है। जेडीयू वालों का कहना है कि ये लोग 20 साल तक, यानी कि 17 साल तक, 18 साल तक भाजपा, 2 साल को छोड़ दिया जाए तो यह नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ रही है, और इन लोगों ने ये आवाज़ कभी नहीं उठाया है। ये दो बातें कही जा रही हैं, और इस गोल मटोल बात करके यह संदेश दिया जा रहा है पिछड़ों में कि आपके आरक्षण जो है सो ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। यह स्लोगन दे करके पिछले बार एक नेताजी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट बटोरा था, और उनके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एब्रप्टली। तो जो यह धंधा कर रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य उनका है कि फिर से यह भ्रम जनता में फैला करके और हम वोट बटोरें अपने पक्ष में। तो जनता को गुमराह करना जनतंत्र में यह एक बहुत बड़ी मैंने कहिए कि ये एक अपराध है, और इस अपराध के खिलाफ में तो अब जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, इन लोगों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये दोनों लोग जो बैठ करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस भ्रम को समाप्त करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ है कि संविधान निर्माताओं ने जो अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनमें राजनीतिक चेतना जगाने के लिए रिजर्वेशन किया कि उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हालत में बदलाव हो, सुधार हो। लेकिन इसे एक वोट बैंक का एक हथकंडा बना लिया गया है, जो सर्वाधिक निंदनीय है। और अब यह नारा लगाना है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको आरक्षण बराबर चाहिए। जो आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था वो 75 वर्ष नहीं, जब तक भारत रहेगा तब तक यह रिजर्वेशन लागू रहेगा, ऐसा सोच लोगों का बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को तोड़ना चाहिए। अभी हाल में जो 2010 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था, यह 12-13 वर्षों तक इसी तरह जो है सो सड़क पर घूम रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक सर्वोच्च संस्था है और उसके निर्णय को हम मानने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं। तो सरकारों ने कानून का उल्लंघन किया है, यह कोई नागरिक के द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो निर्णय आया था, उसमें पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जातियों के लिए जिनको राजनीतिक पदों पर जगह नहीं मिलती थी, रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होता था, उन पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यह निर्णय आया था। लेकिन यह 13 वर्षों से उनको इस लाभ से वंचित किया जा रहा है।
इसके पीछे कुछ राजनीतिक बेईमानी है। और इसके पीछे कोई एक सरकार नहीं है, सभी सरकारें वही कर रही हैं। सभी सरकारें एक साथ वही कर रही हैं जो बिहार में हो रहा है। तो बिहार में नीतीश कुमार जी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन हैं। महत्वपूर्ण पद पर रह करके अपने कला कौशल से उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इतने दिन तो भाजपा एली रही, लेकिन उसने अपना मुख्यमंत्री अपने पार्टी से नहीं दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहा, चाहे संख्या उनकी घटती हो या बढ़ती हो। तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी एक कृषि मंत्री जो हटे हैं, रिजाइन किए हैं फोर्सफुली, वो अब भाषण कर रहे हैं पब्लिक में कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री का दर्जा एक प्यून से ज़्यादा नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि वो अपना एजेंडा ही रखते हैं। जो एली है, जो उनका ये समर्थक दल है भाजपा, इसके बाद इनका कुछ नहीं चलता, इनका कोई एजेंडा कैबिनेट डिसीजन में नहीं आता है। तो ये नीतीश कुमार ने यह सोची समझी अपनी रणनीति पर काम किया है। उन्होंने बिहार में अपने से गवर्नमेंट ऑर्डर से पिछड़ी में अति पिछड़ी बना दिया, दलित में अति महादलित बना दिया, इन सब चीज़ों को किया है। और इसी को लेकर के ही कह रहे हैं कि जो अति पॉलिटिकल बैकवर्ड क्लासेज जो है, जो किसी पद पर नहीं रहता है, चुना नहीं जाता है, उनके लिए तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया था। और उसी को इस कानून से बियॉन्ड अलग अपना वो दलील दे रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में उसी दलील को खारिज करके और ये जजमेंट फिर उसने दिया है। तो उसी के खिलाफ में ही गए हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नेता और पॉलिटिकल पार्टी न करे, समझे ना। यह सामाजिक चेतना के विरुद्ध चीज़ है और इससे जनतंत्र कमज़ोर हो रहा है। अब देखिए, जैसे भाजपा के मोदी जी ने कहा, मतलब सुशील मोदी से मेरा मतलब है, मोदी जी ने कहा कि ये सब षड्यंत्र किया हुआ है नीतीश कुमार का। उसी उनके बिहाफ में इधर बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि अगर समय पर केंद्र जातीय जनगणना करा ले रहती तो आज ये स्थिति नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना से इसका कोई संबंध नहीं है। जातीय जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किस जाति की संख्या कितनी है। इसमें तो यह देखना है कि किस जाति को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिल रहा है। उस जातीय जनगणना से इसका क्या लेना देना? मतलब सीधा है कि अनर्गल बयान सब चल रहा है। और इसमें है एक भीतरी ये एक एजेंडा है कि पिछड़ी जातियों में जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको यह लाभ, इन वंचितों के जगह पर उनको लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और उनका रिप्रेजेंटेशन जो है सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, विधानसभा में, विधान परिषद में सबसे ज़्यादा है। फिर भी उनको उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि अगर अति पिछड़ी जाति जिसकी संख्या और मतदाता कम है, अगर उनको पॉलिटिकल पद दे दिया जाएगा तो पिछड़ी जातियों में कि अगली जातियाँ जो है सो की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मतलब टोटल वोट की राजनीति है ये, इसमें कानून को किनारे करके वोट की राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उसी आधार पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला किया कि उसको नहीं माना गया, ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। और उसके फैसला के बाद पुनः बिहार सरकार वहाँ पुनर्विचार याचिका लेकर जाती है। आपको क्या लगता है कोर्ट अपने ही फैसले को फिर काट देगा क्या? देखिए, किस चीज़ का पुनर्विचार? हाई कोर्ट ने तो कोई आदेश दिया नहीं। हाई कोर्ट ने तो वही आदेश दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में दिया था और उस आलोक में उसने अपना फाइंडिंग दे दिया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि आप चुनाव मत कराइए। हाई कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन की सीट है आप उसको जनरल सीट करके नोटिफाई करा लीजिए। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि महाधिवक्ता इसके पक्ष में नहीं है। यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ज़बरदस्ती जो है सो हाई कोर्ट पर लोगों को दिग्भ्रमित करने के ख्याल से पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है। उसमें रिवाइज जो है, आदेश को रिवाइज करने के लिए किया जा रहा है। पुनर्विचार याचिका पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नए तथ्य हैं जो हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा और हो सकता है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। जबकि महाधिवक्ता जो हैं ललित किशोर जी, उनका कहना है कि कोई भी नया तथ्य नहीं है,
कहने का मतलब है कि ये तो खुद महाधिवक्ता और सरकार एक दूसरे को काट रहे हैं। 4 तारीख को जजमेंट हुआ। 4 तारीख से लेके आज तक की अवधि में नया तथ्य तो कोई जब आता जबकि कोई इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया होता, कोई उन्होंने अधिसूचना जारी की होती। तो इस 16 दिन की गैप की अवधि में कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि जो सो नया तथ्य कोई है। इसलिए मैं यह उम्मीद नहीं करता हूं कि हाईकोर्ट इस पर पुनर्विचार भी करेगा। एक आम आदमी, या मैं दूसरे शब्दों में पूछे कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती और आप चूँकि न्यायिक चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वैसे में आपका क्या फैसला होता? हमारा तो फैसला होता कि हम इतनी आपाधापी में चुनाव नहीं कराते, हम हर चीज़ को तरजीह देते। हमको नया रिजर्वेशन करना था, सीटों का आरक्षण करना था, हम लोगों से उस पर आपत्तियां मांगते। उस आपत्तियां के निष्पादन के बाद भी अगर कोई असंतुष्ट न्यायालय में जाता तो हम उसको बैठा करके समझौता करते कि भाई हमारी डेडलाइन दिसंबर आ रही है, हमको चुनाव करना ज़रूरी है, आप अपने मत के पक्ष में हमें बताइए। जब यह सब कारण होते तो मुझे तो नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव की तरह यह भी रुकता, यह भी आराम से हो जाता। अगर पंचायत चुनाव में आज भी लोग चले जाएं तो स्थितियां खड़ी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो सवाल इस बात का है कि तत्काल में तुरंत ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि साहब आज अधिसूचना जारी हो और कल से नॉमिनेशन हो। इस आपाधापी के पीछे क्या कारण था? एक ही कारण था, क्या तो कोर्ट को धोखा देना या जनता को धोखा देना। चूँकि ये चुनाव भी तो हो रहा था, तो सारे नगर निकायों में नहीं हो रहा था, बहुत जगह सीमांकन बाकी था जिसके चलते रुका हुआ था। तो निश्चित रूप से आपाधापी की तो स्थिति रही है। अब ये जो रिव्यू पिटीशन है सर, इसका क्या फेट लग रहा है? इसका कोई फेट नहीं है। और जब कोई नया तथ्य नहीं है, नई बातें नहीं हैं, तो हाई कोर्ट के से हमको लगता है कि संभव ऐसा है कि इसको हाई कोर्ट अपील को मंजूर नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं समय निकालने के ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि समय बीतता जाए, चूँकि डेडलाइन है दिसंबर। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को ये सरकार टालना चाहती है। ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर प्रमोद कुमार जिससे बातें हो रही थी, तो उन्होंने यही एलिगेशन लगाया कि ये लोग समझ रहे हैं कि यह शहरी निकाय चुनाव है और शहरी निकाय चुनाव में ज़्यादा मतदाता जो है सो भाजपा के तरफ उनका रुख रहता है, इसलिए इसी को देख करके ये लोग समय टालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उनका कहना है कि अगर उनमें कोई तथ्य है, अगर कोई ऐसी बात है जो हाई कोर्ट नहीं समझा है, तो सुप्रीम कोर्ट कह नहीं जा रहे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि एडवोकेट जनरल ने 3 बार लिख करके दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट के और बिना हाई कोर्ट के डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए यह चुनाव कराना असंभव है, नहीं कराना चाहिए। उसके बाद भी सरकार नहीं मानी और आरजेडी के बाद सरकार बना लेने के बाद में यह तुरंत डिसीजन लिया गया और चुनाव घोषित कर दिया गया और कल होकर के नामांकन शुरू हो गया। सरकार कह रही थी कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, पुनर्विचार याचिका दायर किया गया। और जो बातें आई कि पूर्व के जो विधि मंत्री थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाधिवक्ता ने कई बार कहा था राज्य सरकार को कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हुए चुनाव में नहीं जाना चाहिए, बावजूद सरकार इसको नहीं मानी। अब इसके पीछे क्या मंशा है, इस पर आप भी विचार करिए, हम भी कुछ खुलासा होगा तो आपके पास आएंगे। और आप दोनों महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए मत अभिमत, और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका विचार ही हमारा उत्साहवर्धन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।